This video will be talking about counseling psychology, right? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर से और फिर हम टाइप्स गोल्स सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डिफरेंस क्या है काउंसलिंग साइकोथेरेपी एंड गाइडेंस के बीच में, तो हम वो देखेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इफेक्टिव काउंसलर के, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ काउंसलिंग, ठीक है? तो हम इंट्रोडक्शन पे चलते हैं सबसे पहले। तो काउंसलर आर पीपल हु लिसन टू अदर्स एंड फैसिलिटेट इन रिजॉल्विंग देयर डिफिकल्टीज, ठीक है? तो हाँ, जो काउंसलर है वो क्या करेगा, जो भी उनके पास क्लाइंट आ रहा है उनको सुनेगा, ठीक है? उनकी जो भी डिफिकल्टीज है उसको रिजॉल्व करेगा। तो काउंसलिंग को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्रम्बोल्स ने 1966 में इसको डिफाइन किया था, एन एफर्ट टू हेल्प द क्लाइंट एंगेज इन दोज टाइप्स ऑफ बिहेवियर विच विल लीड टू एन रेजोल्यूशन टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम। जो भी हमने ऊपर पढ़ा कि क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, ऐसे बिहेवियर को उनको फैसिलिटेट कराना है, मतलब या फिर उनको वो बिहेवियर जो है वो लर्न करवाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को इंगेज करोगे इस तरीके के बिहेवियर्स में जो कि उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे, दैट इज काउंसलिंग। नाउ एपीए के बारे में बात कर लेते हैं। तो एपीए ने 2010 में बोला था काउंसलिंग इज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो एम्पावर करता है डाइवर्स इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, ग्रुप्स को, जिससे वो अकम्प्लिश कर पाए क्या, मेंटल हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन और उनके करियर गोल्स को। Then we'll be talking about nature of counseling. तो काउंसलिंग में भी डिस्क्राइब एज अ मेथड ऑफ रिलेटिंग टू एंड रिस्पॉन्डिंग टू अदर पीपल, कि आप दूसरे इंसान से रिलेट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं उस, लेकिन उसके पीछे का एक उद्देश्य है, जो उद्देश्य है, जो जिसको हम एम कहते हैं। एम क्या है, टू प्रोवाइड देम विथ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर, कि वो एक्सप्लोर करें, क्लैरिटी मिले उनको, ठीक है, क्लैरिफाई करना, टू वर्क टूवर्ड्स लिविंग इन अ मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड रिसोर्सफुल वे, ठीक है? तो वही कि वो उनको ऐसी लाइफ देना जो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, रिसोर्सफुल है, ठीक है, उस तरीके की लाइफ वो जी पाए, तो वैसी अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड करना। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, कपल्स को भी, फैमिलीज को भी, मतलब अलग अलग तरीके की थेरेपीज होती है ना, इंडिविजुअल थेरेपी, कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। तो ये अलग अलग तरीके के सेशंस हो सकते हैं, ठीक है? may be used in widely different context and settings, अलग अलग कंटेक्स्ट और अलग अलग सेटिंग्स में यूज हो सकते हैं। शॉर्ट अगर तरीके से अगर हम ये देखें यहाँ पे नेचर, तो इंडिविजुअल वन टू वन हेल्पिंग रिलेशनशिप होती है, फेस टू फेस रिलेशनशिप है, सामने बैठ के आप बातें कर रहे हैं, ठीक है? अगर ऑनलाइन भी है तो वीडियो कॉल में होता है, ठीक है? मेन फोकस क्या है, इंडिविजुअल के ग्रोथ, एडजस्टमेंट, उसको करने में जो मैल एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं ना, कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना, डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो उनमें इम्प्रूव करना। प्रोफेशनल वर्क होता है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट एनी इनफॉर्मल काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेट प्रोसेस है, जो भी बातें होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, प्राइवेट होती हैं, ठीक है? इट कैन ओनली बी डिस्क्लोज्ड अगर जो वो इंसान बात बता रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज विल हार्म दैट पर्सन और एनी एल्स, राइट? तो इफ इट विल एक्चुअली हार्म दैट पर्सन जो वो बता रहा है, या है ना, या फिर किसी और को वो अगर हार्म कर रहा है, तो अब रिपोर्ट जो रैपो जिसे हम कहते हैं, रैपो एस्टैब्लिशमेंट बिटवीन काउंसिल एंड काउंसली इज इसेंशियल। तो उनके बीच में रैपो फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए, ठीक है? तो काउंसलिंग का एक डायनेमिक प्रोसेस है। काउंसलर्स नॉट ओनली फोकस ऑन द क्लाइंट्स के गोल्स को, बट दे ऑल्सो हेल्प क्लाइंट को उनको अकम्प्लिश करने में, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ, जैसे सपोज एक क्लाइंट आया, वो आपको उसने बोल दिया कि मुझे दिक्कत हो रही है टू एडजस्ट, ठीक है? तो आपको एक गोल पता है, ठीक है? आपने बस फोकस गोल पे ही नहीं करना है, बट अपने क्लाइंट को भी हेल्प कराना है कि वो उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाए कि वो एडजस्ट कर सके अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगह पे। काउंसलिंग जो है डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल है। दे आर क्लाइंट्स देयर आर क्लाइंट्स विद वेरिड कल्चर बैकग्राउंड्स। मेरे पास सपोज कोई
कोई क्लाइंट आ रहा है जो महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करता है, कोई आ रहा है बंगाल से, तो अलग अलग कल्चर है, सबकी अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, एथनिक ग्रुप्स अलग हैं, तो वही। एंड सब लोग डिफरेंट एज के आ सकते हैं, कोई 18 साल का बच्चा आ रहा है तो कोई यू नो 5 साल का बच्चा आ रहा है, वहाँ पे 25 साल से 60 साल तक कोई भी आ सकता है। अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से आ रहे हैं। काउंसलिंग इज कंडक्टेड विद पर्सन, इंडिविजुअल, ग्रुप्स, फैमिलीज, जिसमें मैंने बताया, तो वाइड वेराइटी ऑफ सेटिंग्स में हो सकता है, इन ऑल्सो स्ट्राटाज ऑफ सोसाइटी में हो सकता है, एंड में रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन की बहुत क्विक रिजल्ट्स भी दिखने लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन भी होते हैं, इसमें सालों तक चलते हैं सेशंस। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी आप टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। गोल्स ऑफ काउंसलिंग की बात करते हैं। गोल्स में अगर हम देखें तो 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं। पहला होता है अल्टीमेट गोल, जो हम देखते हैं ना, हम हर किसी को होता है कि मुझे एक सेल्फ एक्चुअलाइज, जैसे हम मैस्लो में देख सकते हैं, इंसान का एंड गोल क्या है, वो वही है कि उसे एक फुल्ली सेल्फ एक्चुअलाइज इंसान या फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बनना है। दैट इज द अल्टीमेट गोल, कि भाई मुझे एक अच्छा इंसान बनना है सब कुछ। या फिर मुझे जैसे अलग अलग धर्म में अलग अलग होता है, किसी को जैसे मुझे मोक्ष चाहिए, तो एक अल्टीमेट गोल हो गया, वो एक फिलोसफिकल आइडियल देखा जाए तो वो वैसी चीज़ें हैं। ठीक है, दैट कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड फ्रॉम काउंसलिंग। दीज गोल्स इंक्लूड हेल्पिंग इंडिविजुअल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, जो मैंने बोला, फुली फंक्शनिंग पर्सन बन जाना या टू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। फिर सेकंड आ जाता है इंटरमीडिएट गोल्स। ठीक है, एक होता है अल्टीमेट गोल कि भाई मुझे वो चीज़ रीच करनी है, एक होता है इंटरमीडिएट गोल। ये क्या होते हैं? इट रिलेट टू द रीजन फॉर सीकिंग काउंसलिंग, कि किस वजह से आप, अब भी आपको क्या दिक्कत आ रही है जिस वजह से आप काउंसलिंग लेने के लिए आए हैं। यूजली रिक्वायर सेवरल सेशन, थोड़े सेवरल सेशंस लग जाते हैं उनको अचीव करने में, और हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलप टू बिकम एंड रिमेन अ वेल एडजस्टेड मेंटली हेल्दी पर्सन। तो उसको वो वेल एडजस्टेड इंसान बने, मेंटली हेल्दी बने, टू अचीव हिज और हर पोटेंशियलिटीज, जो भी है उसको जो भी करना है अपनी लाइफ में वो कर पा रहा है। ठीक है, वो क्लासीफाई एज एन इंटरमीडिएट गोल। ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गोल है। फिर थर्ड आता है इमीडिएट गोल। ठीक है, जो उस मोमेंट पे, मोमेंट बाय मोमेंट जो हमारे इंटेंशंस होते हैं ऑफ काउंसलिंग, जैसे कि इनकरेजिंग द क्लाइंट टू वर्बलाइज। अभी सपोज आ गया वो बहुत गार्डेड है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है अपने आप को, तो अभी मेरा इमीडिएट गोल क्या है कि भाई ये शेयर करें मुझसे कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तभी तो मैं आगे वाली चीज़ पे जा पाऊंगी कि उसकी मेंटल स्टेबिलिटी आए, और मेंटल स्टेबिलिटी आएगी तभी तो मैं उसके एकदम अल्टीमेट गोल तक पहुंच पाऊंगी। तो इनको 3 तरीके से हम देख सकते हैं। फिर आता है 5 कॉमन गोल्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो सबसे पहला होता है फैसिलिटेटिंग बिहेवियर चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बिहेवियर चेंज करना है। काउंसलिंग का मेजर गोल ही होता है, एज बिहेवियर चेंज इज अ नेसेसरी रिजल्ट ऑफ अ काउंसलिंग प्रोसेस। वही तो हमें करना है, तब पहले किसी बिहेवियर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो अब हमें उसे प्रॉब्लम को सही करना है, तो उस बिहेवियर पे तो काम करेंगे ना, वही तो कॉज है उसका। ठीक है, तो वही, ऑल द स्पेसिफिक बिहेवियर रिसीव लिटिल और नो एम्फेसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कुछ जो स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं वो लिटिल और नो एम्फेसिस होता है उनको प्रोसेस पे। फिर उसके बाद इम्प्रूविंग क्लाइंट की एबिलिटी टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलेशनशिप, कि वो एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए। और वो कब कर पाएगा? जब वो स्टैब्लिश कर पाएगा। काफ़ी लोग होते हैं वो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी कुछ वो रिलेशनशिप को जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है उनको तो मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मतलब मेंटली इतने साउंड ही नहीं होते हैं कि वो कोई रिलेशनशिप बना पाए पहले तो, और फिर अगर बन ही नहीं रहे तो मेंटेन क्या होंगे, और जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो वही, वो हमें काउंसलर को वही करना है। तो काउंसलर ट्राई टू हेल्प द क्लाइंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ बाय डेवलपिंग मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब थर्ड है फैसिलिटेटिंग क्लाइंट का पोटेंशियल एंड प्रमोटिंग सेल्फ डिसीजन मेकिंग, कि वो अपने डिसीजन खुद ले, ठीक है, अपने पोटेंशियल पे खड़ा हो पाए। तो वही हमें उसको उतना केपेबल बनाना है। उसके बाद आता है इन्हांस पोटेंशियल एंड एनरिच सेल्फ डेवलपमेंट, कि आप उनका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ठीक है, और उनमें सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है। वही अगेन उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है। उनका जो पोटेंशियल उनको दिखाना है कि आप में बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल है, जो भी है जो उनका है उनको उस पॉइंट तक लेकर जाना है। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हें बताना ही नहीं कि ये आपका पोटेंशियल है, उसको उस तक लेकर भी जाना है। वो पर्सनल ग्रोथ जो है वो उनको दिलवानी है। फिर फिफ्थ क्या है? इन्हांसिंग क्लाइंट की एबिलिटी टू कोप, एक तरह से रेजिलियंस डेवलप करनी है उनके अंदर, कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन अब नेक्स्ट टाइम आती है तो दे आर यू नो दे आर नाउ वेरी हेल्दी
इन टर्म्स ऑफ एक तरह से मेंटली साउंड है अब वो टू टैकल एनी प्रॉब्लम. अब one of the easiest way to establish your values and goal is to make them smart goals. ठीक है, अब स्मार्ट क्या है ये अगेन यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने इसको इसे तोड़ रखा है, तो ये एक एक्रोनियम है. अब देखो, इट हेल्प्स give the client focus and direction and it is more than just a simple thought. ठीक है, तो वही, तो ये स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं कि ये हेल्प करते हैं कि एक क्लाइंट को फोकस दे, डायरेक्शन दे कि वो किस तरफ उन्हें काम करना है. ये सिर्फ एक सिंपल थॉट ही नहीं है. अभी स्मार्ट क्या है हम आगे देखते हैं. इट इज़ क्लियरली डिफाइंड पार्ट टू सक्सेस एंड अचीवमेंट. अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी. सबसे पहला एस से स्पेसिफिक. तो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या. आप ऐसे एकदम वेगली नहीं बोल सकते. सपोज आपका एग्ज़ाम है, तो आपको आपके एग्ज़ाम में A+ चाहिए सपोज, तो आप स्पेसिफिक हो कि भाई मुझे ये A+ चाहिए मेरे इस एग्ज़ाम में. मेजरेबल एंड मीनिंगफुल. वो मीनिंगफुल है ना, कुछ क्वांटिटी है. ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया कि भाई मेरे को कुछ भी वेग सा ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को आज इंडिया की GDP इतनी बढ़ानी है. ठीक है, अब मेजरेबल GDP इज मेजरेबल बट मीनिंगफुल क्या कहते हैं, आप अनअचीवेबल चीज़ नहीं बोल सकते हो. ठीक है, एक मीनिंग होना चाहिए कि हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, और उसको आप मेजर भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ बोल दो, ऐसा गोल रख लो जो मेजर ही नहीं कर पाओ, जिसको आप क्वान्टिफाई ही ना कर पाओ. ठीक है, उसको देखना भी तो है ना कि ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, वो भी एक अलग मोटिवेटिंग फैक्टर होता है. फिर अचीवेबल, जैसे मैंने बताया GDP वाला बात. अनअचीवेबल ना हो जाए कि एक ही दिन में भाई GDP बिल्कुल शूट कर देंगे हम. ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना. बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकलिटी भी देखनी चाहिए. एक्शन ओरिएंटेड, ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप काम कर पाओ. अब आपको A+ लाना है तो आप उसके ऊपर काम कर पाओगे ना, आप पढ़ सकते हो तभी तो आप लाओगे. कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप काम ही ना कर पाओ, ठीक है, तो वही, उस पर एक्शन होना चाहिए. रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना है. जैसे मैंने बताया GDP वाली बात कि वो अनअचीवेबल चीज़ नहीं होनी चाहिए. और टी लास्ट इज टाइमली, एक पर्टिकुलर टाइम बताना है आपको, इस टाइम तक मुझे वो करना है और टाइम में हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कोई आपने ऐसी चीज़ बोल दी है जो मतलब सदियों सदियों तक चलती रहेगी, आपको कोई टाइम ही नहीं है कि कब ख़त्म होने वाली है वो चीज़. ठीक है, अब आपका गोल पर्टिकुलर. अब स्कोप ऑफ काउंसलिंग, स्कोप क्या है इसका. द मेजर फंक्शन ऑफ काउंसलिंग इंक्लूड प्रमोशन, प्रिवेंशन, रेमिडिएशन, रिस्टोरेशन एंड एसिलेटिंग ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो आपको एक्सलरेट करना है इंसान की ग्रोथ को, रिस्टोरेशन करनी है, रेमिडिएशन करनी है, प्रिवेंशन करना है, प्रमोशन करना है. प्रमोशन उसकी मेंटल हेल्थ का, प्रिवेंशन फ्रॉम इलनेस, रिमीडिएट करना है, रिस्टोर करनी है हेल्थ को, और एक्सलरेट करना है उसकी ग्रोथ को और बढ़ाना है. काउंसलर एड्रेस करते हैं एजुकेशनल नीड्स, ठीक है, और वोकेशनल नीड्स एंड पर्सनल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल. अब काउंसलर जो है वो हेल्प करता है इन डेवलपिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एंड ऑफ इंडिविजुअल. तो एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो पॉजिटिव रहे, वो भी देखना है. उसके बाद ये जो काउंसलिंग है वो क्या प्रोवाइड करती है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन इन लाइफ. कि अगर मैंने जैसे बताया कोप कर पाया आगे जाके, अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है तो इट ऑल्सो डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एडजस्ट विद सिचुएशन एंड डेवलप द एबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व देम. वही जो मैंने बताया. टाइप्स ऑफ काउंसलिंग क्या क्या होती है. सबसे पहले होती है एजुकेशनल काउंसलिंग. तो ये केटर करती है टू द नीड्स अराइजिंग फ्रॉम कंटेंट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की तरफ से आ रहा है ना, जो नीड्स उसको देखना. प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज चैलेंज्ड बाय डाइवर्सिटीज़ इन क्लासरूम. एक क्लासरूम में इस तरह के बच्चे हैं, ठीक है, टीचर अलग बैकग्राउंड से, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग इकोनॉमिकल स्टेटस से, फिर रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या नहीं, बच्चे वो समझ पा रहे हैं या नहीं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट कितना है, ठीक है, फिर ओवर एम्फेसाइज ऑन एकेडमिक अचीवमेंट विच लीव्स द चाइल्ड एंशियस. अगर आप ज़्यादा एकदम तुम्हें लाने एकदम बर्डन वहाँ का एनवायरनमेंट है तो वो भी एंशियस कर देता है बच्चों को. तो उन सब एस्पेक्ट्स को देखना, ठीक है. और बच्चे को अगर ऑलरेडी एनजाइटी है या एंशियस हो रहा है, बच्चा ओवरवेलम हो रहा है इतनी सारी चीज़ों की वजह से, तो उस चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा देखना है, ठीक है. तो वही उनको बच्चे को उधर काउंसलिंग करना इज़ एजुकेशनल काउंसलिंग. फिर अगर बच्चा कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, एजुकेशनल काउंसलिंग जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाती है बच्चे को हेल्प करने में.
ठीक है, जिससे वो एक्वायर करे इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, सीख पाए, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग, ठीक है, टू लर्न नॉट लर्निंग टू कम्पीट। आपको लर्न क्यों करना है कि आपको कुछ चीज़ नहीं सीखनी है, ना कि आप सिर्फ रट्टे मार के आगे नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो। फंक्शन एडिक्वेटली इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, आप फंक्शन करो एडिक्वेटली एक लर्निंग एनवायरनमेंट में। ऑल्सो ये एड्रेस करता है इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, जितने भी एलिमेंट्री स्कूल के जो इश्यूज एंड कंसर्न्स आते हैं ना स्टूडेंट की लाइफ में, हाई स्कूल के कॉलेज लेवल के स्टूडेंट तक, ठीक है, यहाँ तक सब के करते हैं। अब आता है वोकेशनल गाइडिंग एंड करियर काउंसलिंग। अब करियर काउंसलिंग आप लोगों में काफ़ी लोगों की भी 10th के आसपास हुई होगी कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है एंड एवरीथिंग, तो वो सब आपकी आती है वोकेशनल गाइडेंस में, ठीक है। तो इसमें क्या है, काउंसलिंग जो रिलेटेड होती है चॉइस ऑफ करियर की, आपको क्या करियर लेना है। तो अब जब आप यहाँ पे देखेंगे एजुकेशनल काउंसलिंग में कि आपको एजुकेशन रिलेटेड अगर बच्चे को कोई एनजाइटी स्ट्रेस हो रहा है तो वो, और करियर काउंसलिंग में आप कि उसको क्या करियर लेना चाहिए, ठीक है, क्या उस बच्चे की कैपेबिलिटी है, किस करियर में उसका इंटरेस्ट है, क्या वो आगे जाके अच्छा कर सकता है, डिसाइडिंग ऑन परस्यूइंग अ पर्टिकुलर करियर। करियर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, या आप कितना अंडरस्टैंडिंग है। पर्सनैलिटी डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग सॉरी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक बच्चे का कैसा है, उसमें वो स्किल है या नहीं है, इंटरेस्ट है या नहीं है, वो एप्टीट्यूड है या नहीं है। इंटरेस्ट अगर है भी तो एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे में वो एप्टीट्यूड भी तो होना चाहिए कि अगर आपको इंटरेस्ट से, मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट है बट मेरा एप्टीट्यूड उसमें है ही नहीं, तो क्या मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगी, नहीं, तो वो भी देखना होता है। ठीक है, द कंटेक्चुअल फैक्टर्स, द करियर इटसेल्फ, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, स्कोप क्या है, बच्चे को वो सब के बारे में भी नॉलेज देना, तभी वो अपना अच्छा या बुरा इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाएगा। प्रोस्पेक्ट्स एंड पूरा यही कि मटेरियल बिटवीन द टू द career counseling is also required related to the work stress adjustment at workplace। अब workplace में भी communication issues अगर आ रहे हैं, interpersonal conflicts हो रहे हैं, achieving job satisfaction and happiness at work, तो vocational guidance, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी होती है, प्रोफेशनल जो हु चूज टू परस्यू अ करियर इन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल कपल्स ग्रुप। अब ये वही, ये पूरा बेसिकली साइकोथेरेपी दे रहे हैं कि इनको इनको डे टू डे हैसल्स हो रहे हैं, ठीक है, सपोज किसी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, वो तो खैर हम नीचे वाले में देख लेंगे मैरिज वगैरह में, बट सपोज कुछ भी है, फैमिली सेपरेट हुई है, तो जो बच्चा है उसको वो थोड़ा उसको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, या कुछ भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, कुछ भी अगर किसी भी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ में दिक्कत आ रही है, आप साइकोथेरेपी या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आपके रह चुके हैं ऐसे, ठीक है, तो वो सब देखने के लिए क्या होता है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है, उसमें साइकोथेरेपी होती है आपकी। फिर मैरिज एंड काउंसलिंग में वही फैमिली की, मैरिज की, वो डाइवोर्स वाला जो मैंने आपको बताया, मैरिड कपल्स की एंटायर फैमिली की भी होती है कि नेविगेट करो कि चैलेंज आ क्या कहाँ रहा है इनकी फैमिली में अगर इश्यूज आ रहे हैं तो। फिर रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग, इसमें रिहैब काउंसलर क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं विद क्लाइंट जो यूजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, हु कैन सस्टेन यू नो हैव सस्टेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, या क्लाइंट्स हु हैव लिमिटेड मोबिलिटी, वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें रिहैब में वही सब होता है। फिजियोथेरेपी भी होती है इसके अंदर, बट ये हम ऑब्वियसली वो तो फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा। और रिहैब काउंसलिंग ना वहाँ पे भी यूज़ हो जाती है, जैसे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हो गए, रिहैब्स वगैरह में, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है काउंसलिंग गाइडेंस एंड साइकोथेरेपी में, तो हम स्टार्ट करेंगे विद गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन हेल्पिंग पीपल मेक इम्पॉर्टेंट चॉइसेस जो इफ़ेक्ट करेंगी उनकी लाइफ को, ठीक है। तो आप हेल्प कर रहे हो पीपल को कि वो इम्पॉर्टेंट चॉइस करें अपनी जिंदगी, जो भी, जैसे कुछ भी करियर चॉइस, सपोज अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है कि मुझे आगे क्या करना है, तो इन वो फोकस जनरली इसी पे करते हैं। कोई भी एक इम्पॉर्टेंट चॉइस है जो इफ़ेक्ट करेगी हमारी लाइफ को या हमारी डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट को, तो वहाँ पे गाइडेंस का काम आता है, ठीक है। तो हैज़ लॉन्ग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, गाइडेंस का वहाँ पे काम आता है जब आपको कोई डिसीजन लेना है या इंपॉर्टेंट चॉइस लेनी है। इन द काउंसलिंग प्रोसेस इट दिस कॉन्सेप्ट इट सेल्फ डिस्टिंग्विशेज अ वे ऑफ हेल्पिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द वर्ड काउंसलिंग। तो गाइडेंस इज समवेयर एज हेल्प, आप हेल्प कर रहे हो किसी की, बट काउंसलिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट, यू आर नॉट जस्ट हेल्पिंग देम, आप उनको गाइड ही नहीं कर रहे हो सिर्फ कि मतलब आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नहीं, अब की सपोज आपको समझ नहीं आया, मैं साइंस लूँ आर्ट्स लूँ, ठीक है, आपको समझ नहीं आया कॉमर्स लूँ, तो मैंने आपको गाइड कर दिया कि भाई उसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है, ठीक है, लेकिन मैं आपको हेल्प कर रही हूँ कि मैंने आपको गाइड कर दिया, लेकिन काउंसलिंग इज नॉट दिस, काउंसलिंग इससे इंटायरली डिफरेंट है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज दैट गाइडेंस फोकस करता है हेल्पिंग इंडिविजुअल चूज व्हाट दे वैल्यू मोस्ट, ठीक है, आपकी जिस, अब मैं हूँ, अगर मुझे किसी को बताना है कि भाई एक बच्चा मेरे पास आता है, मुझसे पूछ रहा है कि मुझे इन तीनों स्ट्रीम में से क्या लेना चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगी, उससे उससे
उसको जो चाहिए, सपोज उसको पायलट बनना है तो मैं उसको गाइड कर दूंगी, भाई तो तू साइंस साइड से जा, ठीक है, तू साइंस ले ले, ठीक है। तो मैंने उसको गाइड कर दिया, उसको हेल्प कर दिया, बट उसकी वैल्यू है। वेर एज काउंसलिंग हेल्प करता है आपको चेंज, आपके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, ठीक है, कि आपने साइंस भी ले ली है लेकिन आपको दिक्कत आ रही है टू बी अ पायलट, ठीक है, तो वो क्या है, वो उस आप वो पढ़ाई के वक्त आप एंशियस हो रहे हो या आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो उस वक्त काउंसलिंग काम में आती है। चिल्ड्रन हैव लॉन्ग रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, रिलीजियस लीडर्स, कोचेस, बट गाइडेंस इज ओनली वन पार्ट ऑफ ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्रोफेशनल काउंसलर। तो काउंसलर सिर्फ एक पर्टिकुलर सिर्फ गाइड एक छोटा सा पार्ट है काउंसलिंग का, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आती है साइकोथेरेपी। व्हाट इज साइकोथेरेपी? ट्रेडिशनली साइकोथेरेपी जो है हैज फोकस्ड ऑन सीरियस प्रॉब्लम, जैसे कि इंट्रासाइकिक डिसऑर्डर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पर्सनालिटी इश्यूज। इट हैज़ डेल्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट और रिकवरी ऑफ एडिक्वेसी, ठीक है, कि एक एडिक्वेसी आया आपके अंदर, स्टैब्लिश हो, या फिर अगर आई थी बीच में इलनेस की वजह से चली गई तो रिकवरी हो उसकी। तो साइकोथेरेपी स्पेशली एनालिटिकली बेस्ड थेरेपी है, ठीक है, हैज़ एम्फेसाइज्ड कुछ चीज़ों पे, तीन चीज यहाँ पे देखो, चार चीज़ों पे एम्फेसाइज किया है। पहला, द पास्ट मोर देन द प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये थेरेपी में पास्ट पे ज़्यादा काम करते हैं आप, ठीक है। आपके कुछ अनरिजॉल्व चाइल्डहुड इश्यूज हैं, आप उसके बारे में देख रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम उनको सप्रेस कर देते हैं एंड वो लेटर इन आवर लाइफ हमें इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो द पास्ट मोर देन द प्रेजेंट, आप किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हो? पास्ट पे कर रहे हो, अभी प्रेजेंट पे नहीं कर रहे। इंसाइट मोर देन चेंज, आप इंसान को इंसाइट देते हो कि आपकी लाइफ में पहले कभी ये हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, लेकिन आप इस पे फोकस नहीं कर रहे कि बिहेवियर चेंज हो जाए। पहले आप पहले उन्हें इंसाइट तो दो कि हाँ ऐसा कुछ है, इस वजह से इशू आ रहा है, फिर उसके बाद वो खुद शायद चेंज कर पाएँ, बेटर और बेटर भी चेंज कर पाएँ। द डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट, ठीक है, ये थेरेपिस्ट पे डिपेंडेंट नहीं बनाना, तो हमें उससे डिटैचमेंट भी पे भी एम्फेसाइज किया जाता है कि डिटैच भी रहना है आपको, रिलेशनशिप एकदम आपको डिपेंडेंट नहीं बनाना है क्लाइंट को अपने ऊपर। और उसके बाद थेरेपिस्ट रोल एज एन एक्सपर्ट, तो यहाँ पे थेरेपिस्ट जो है वो एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अब जब टेक्निक्स में आप पढ़ेंगे तब ये इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट अगर आप देखें तो थोड़ा थोड़ा जो साइको एनालिटिकल जो टेक्निक है ना, उसमें पास्ट की बात की जाती है, चाइल्डहुड या रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस माइंड की बात की जाती है, इनसाइट की बात की जाती है, ठीक है। और वही यहाँ पे एक्सपर्ट, लेकिन अगर आप जब देखेंगे पर्सन सेंटर्ड जो कार्ल रॉजर्स ने दी थी, तो उधर एक्सपर्ट नहीं होता थेरेपिस्ट, वहाँ पे पर्सन सेंटर्ड होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये सब आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, बट अभी आप एक ब्रीफ ले लीजिए। साइकोथेरेपी जो है वो हिस्टोरिकली इन्वॉल्व है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में 20 से 40 सेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 महीने से 2 साल, तो कम से कम 20 से 40 सेशन लग जाते हैं। और 40 सेशन लेने में मतलब कितनी फ्रीक्वेंटली आप ले रहे हो डिपेंड करता है, तो 6 महीने से 2 साल का टाइम लगता है, ठीक है। दैट कंसेंट्रेटेड ऑन रिकन्स्ट्रक्टिव चेंज, आप रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो, जो पहली चीज़ है उसको हटा के न्यू चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, एज अपोज टू मोर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं होते जो 10 से 12 सेशन में हो जाए, ठीक है, जो सिर्फ 6 महीने से भी कम टाइम में होता है, उसे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कहते हैं। साइकोथेरेपी एक सेकेंड, हाँ, तो साइकोथेरेपी हैज़ बिन मोर ऑफ अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद इम्पेशेंट सेटिंग्स, तो मतलब साइकोथेरेपी में ज़्यादातर आईपीडी की बात कर रखी है, ठीक है। सम ऑफ विच आर रेजिडेंशियल एज अपोज टू आउट पेशेंट, वही जहाँ पे वो पेशेंट रह रहे हैं, जो मैंने बताया ना, आईपीडी ओपीडी वाला सिस्टम नहीं है कि आए आपने सेशन लिया चले गए। फिर उसके बाद इन मॉडर्न टाइम द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग आर ब्लर्ड, अब बहुत सेम ही है, मतलब थेरेपी एंड काउंसलिंग इज़ वेरी सेम, ठीक है। एंड प्रोफेशनल हु प्रोवाइड क्लिनिकल सर्विसेज ऑफन डिटरमाइन वेदर क्लाइंट रिसीव काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, तो अब जो प्रोफेशनल है वो देखता है कि जो क्लिनिकल सर्विस दे रहा है कि मेरे को इसको क्या देना है, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी, ठीक है, वो क्या रिसीव करेगा। नाउ काउंसलिंग इट इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो एम्पावर करता है डाइवर्स इंडिविजुअल फैमिलीज एंड ग्रुप टू एकम्प्लिश मेंटल हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन एंड करियर गोल। अब देखो अब हमें यहाँ पे बात करनी है द इफेक्टिवनेस ऑफ द काउंसलर डिपेंड ऑन, कि अगर काउंसलर कितना इफेक्टिव है वो किस चीज़ों पे बेस होगा। तीन चीज़ों पे, सबसे पहले पर्सनैलिटी एंड बैकग्राउंड ऑफ द काउंसलर,
कि जो काउंसलर है उसकी वो पर्सनैलिटी भी है कि वो सामने वाले को अच्छा एम्पैथेटिकली सुन पाए, या जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो उसके पास है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड वैसा है या नहीं है, वो स्किल्ड है या नहीं है, उसने उसमें पढ़ाई करी है या नहीं की है, तो वही फॉर्मल एजुकेशन कितनी है उसने, वो प्रोफेशनल भी है ना उसके लिए या नहीं, एबिलिटी ऑफ अ काउंसलर टू इंगेज इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप काउंसलिंग सर्विसेज, एकदम प्रोफेशनैलिटी है करियर के अंदर या नहीं, वो एबिलिटी भी होना उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो बताती है कि काउंसलर कितना इफेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पर्सनैलिटी की बात की थी, पर्सनैलिटी के अंदर क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्वालिटीज़ की बात अभी हम यहाँ करते हैं। तो पर्सनल क्वालिटीज़ जो भी एक इफेक्टिव काउंसलर होता है तो क्या क्या होगी, अगर एक अच्छा काउंसलर है तो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक सेकेंड वेट, या तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मैंने वही थोड़ा बता रखा है काउंसलिंग क्या है, तो ये डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, नेचर, ये फॉरेन अर्बन इन द बुक सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी, इसके अंदर वही बता रखा है कि काउंसलिंग जो दो लोगों के बीच में होती है, जेनरली टर्म एक्सचेंज ऑफ मीनिंग होता है बिटवीन टू पीपल। ठीक है, वही जो हमने अभी पढ़ा है ना उसी को थोड़ा और अच्छी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रखा है, द मोड ऑफ इंटरेक्शन इज यूजली लिमिटेड टू द वर्बल रियम, वही वर्बली होता है। तो यहाँ पे काउंसलर एंड क्लाइंट टॉक विद वन अनदर, ये सब वही है, गोल जो मैंने आपको बताया है ये भी वही है, बस थोड़ा उनको उनके बारे में अगर आपको लिखनी है कि क्लाइंट, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि वही फैसिलिटेट करना है बिहेवियर चेंज, एबिलिटी टू एस्टैब्लिशमेंट इन रिलेशनशिप होना चाहिए उनके बीच, तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं थोड़ा। अब जिसकी मैं बात करी थी पर्सनल क्वालिटीज़ की, राइट, तो कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती है काउंसलर की, अमंग द फंक्शनल एंड पॉजिटिव फैक्टर तो मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को कि परस्यू करे अपना करियर इन काउंसलिंग। तो उनके लिए पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किसने दी थी, फॉस्टर एंड गाय ने दी थी। तो पहली है क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस में क्या होता है, दीज क्वालिटीज आर नेसेसरी एज दे एनेबल टू हैव देम अ नेचुरल इंटरेस्ट इन पीपल, कि आप लोगों के बारे में जानना चाहते हो कि हाँ भाई ये, और ये चीज़ ना गॉसिप के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको गॉसिप चाहिए इसलिए नहीं होनी चाहिए, इट इज़ इट शुड बी बिकॉज यू वॉन्ट टू हेल्प दैट पर्सन। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जिससे आप इंटरेस्ट आपका होना चाहिए इंसान के अंदर की उसके बिहेवियर के अंदर। फिर एबिलिटी टू लिसन, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए उसको सुनने की। ठीक है, द काउंसलर शुड बी एन एक्टिव लिसनर, अच्छे से वो सुने। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लिसनर नहीं, एक्टिव लिसनिंग की बात की गई है। एंड शुड मेक द क्लाइंट फील हर्ड, तो क्लाइंट को वो फीलिंग भी आनी चाहिए कि भाई मेरे को ये सुन रहे हैं, वो एक हर्ड वाली जो फीलिंग होती है ना, वो वो ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है कंफर्ट विद अ कॉन्वर्जेशन। अब जब हो रही है हमारी बात तो काउंसलर शुड बी एबल टू डिस्प्ले अ लेवल ऑफ कंफर्ट इन देयर वॉइस एंड कॉन्वर्जेशन, ये नहीं उससे रूड हो रहे हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को मोटिवेशन मिलती है कि वो ओपन अप हो और शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को। फिर एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मेन होती है, द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन अनदर पर्सन की प्लेस इवन इफ दैट पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम यू। अगर आपसे बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिफरेंट है तो भी आपको उसकी जगह पे अपने आप को रखना है और उस बारे में यू you नो know, एकदम एम्पैथेटिकली देखना है और सोचना है और समझना है। उसके बाद आता है इमोशनल इंसाइटफुलनेस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है जो काउंसलर है वो देखो यहाँ पे शुड बी कंफर्टेबल डीलिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स। अब सामने वाले ने कोई ऐसी फीलिंग बता दी जो वो समझ नहीं पा रहे, तो इस वजह से उसको इंसाइट होनी चाहिए कि क्या क्या इमोशंस होते हैं, क्या क्या है, वो सब उसे पता होना चाहिए। तो वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स एंड शुड ऑल्सो बी अडेप्ट टू अडेप्ट एट आइडेंटिफाइंग देयर ओन इमोशन ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, की अब भी जब इसने मुझे ये बात बताई है तो मेरा इस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपका क्या इमोशन आ रहा है। कई बार आपकी जो मतलब चीज़ें हैं वो बायस नहीं होना चाहिए ना वहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन, कि द एबिलिटी टू सी एंड फील फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से आप वो चीज़ जो है ना फील और सी कर पा रहे हैं। तो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव काउंसलर। अभी इसके अलावा भी जो है वो मैं बताती हूँ, रुको। सो ये वो क्वालिटीज़ है जो मैंने भी आपको बताई, राइट। वही जो मैंने बताया था गायन फॉस्टर ने दी है, वही ये चीज़ें हैं, इंसाइटफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन। अब आ जाती हैं आगे की, ये 10 क्वालिटीज़ है ना, वो वहीं वहाँ पे भी वो वही लिखी हुई थी। तो अभी हम पहले वहाँ से पढ़ेंगे और फिर हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, तो मैं ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लाई थी। अब एक सेकेंड, या सो अब यहाँ पे आ जाओ।
इंट्रोस्पेक्शन तक होगा, कैपेसिटी फॉर सेल्फ डिनाइल, सेल्फ डिनाइल में भी होना चाहिए कि ये क्या है। अब ये क्या होता है कैपेसिटी फॉर सेल्फ डिनाइल, दिस रेफर्स टू द एबिलिटी टू सेट असाइड पर्सनल नीड्स टू लिसन, ठीक है। लिसन टू एंड टेक केयर ऑफ अदर्स नीड फर्स्ट, अपनी नीड ही नहीं वहाँ पे ले आनी है। सामने वाले की बात सुन के आपको अटैक्ड फील हुआ और आप अपनी चीज़ें लेके चालू हो गए, तो आपको अपनी चीज़ें साइड में रखनी है और सामने वाले की नीड को पहले आपको देखना है। अब टॉलरेंस ऑफ इंटीमेसी, आप सामने वाले के साथ आप एक रिलेशनशिप फॉर्म करने वाले हो, तो आप एक दूसरे के साथ थोड़ा इमोशनली क्लोज होने वाले हो, तो उसको सस्टेन रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आप इमोशनली, वो जो इमोशनल इंटीमेसी है उसको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो तो होने वाली है, ठीक है। कंफर्ट विद पावर, एक्सेप्टिंग पावर विद सर्टेन डिग्री ऑफ डिटैचमेंट, तो आपको एक्सेप्ट करना है पावर को विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ डिटैचमेंट, कि हाँ भाई डिटैचमेंट करनी है, क्योंकि उसके बाद आपको ये नहीं है कि पूरे टाइम फिर वही कि आप डिपेंडेंट हो रहा है जो क्लाइंट है आप पर। एबिलिटी टू लाफ, फाइंडिंग ह्यूमर ड्यूरिंग टफ टाइम इज अ सिग्निफिक साइन ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। तो आपको टफ टाइम के बीच में वो एक ह्यूमर, लेकिन वो जो ह्यूमर होना चाहिए वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसको लगे कि आप मजाक उड़ा रहे हो उसकी परेशानी का। तो लव, बट वो भी एक ट्रिक, एक आर्ट है कि कैसे वो चीज़ लानी है, तो वो साइन ऑफ रेजिलियंस है। अब इंटेलेक्चुअल कंपेटेंस, ठीक है, द डिजायर एंड एबिलिटी टू लर्न एज वेल एज थिंक फास्ट एंड क्रिएटिवली। अब सामने वाले ने कुछ बताया आपको, तभी की तभी इंटरवेंशन सोचना पड़ रहा है सपोज, तो एकदम थिंक करना है फास्ट एंड क्रिएटिवली। एनर्जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। एनर्जी, द एबिलिटी टू बी एक्टिव इन अ सेशन एंड सस्टेन द एक्टिविटी व्हेन वन सीज सेवरल क्लाइंट्स आर, वो आपके पास एक के बाद एक के बाद एक सेशन आ रहे हैं, तो आपके पास वो एक वो एक तरह से आपको जो एनर्जी है उसे सस्टेन करके रखना पड़ेगा। अब आता है फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू अडेप्ट व्हाट वन डज टू मीट क्लाइंट्स नीड, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है सपोर्ट, द कैपेसिटी टू एनकरेज क्लाइंट टू मेक देयर ओन डिसीजन वाइल हेल्पिंग एनजेंडर होप, ठीक है। तो आपको उनको सपोर्ट देना है, गुडविल होनी चाहिए कि आप क्लाइंट को एक्चुअली हेल्प करना चाह रहे हो, ठीक है, और एथिकल वे में कर रहे हो, और उनको एक इंडिपेंडेंस एंड में प्रोवाइड हो रही है कि मतलब वो खुद अब चीज़ें जो हैं वो कैटर कर पा रहे हैं। लास्ट है सेल्फ अवेयरनेस, आपको खुद को पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ सेल्फ होनी चाहिए, आपकी क्या एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, फीलिंग्स एंड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज हाउ एंड व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट वन सेल्फ, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है देखो, इन एडिशन टू पर्सनल क्वालिटीज एसोसिएटेड विद एंटरिंग द काउंसलिंग प्रोफेशन, अ नंबर ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद बीइंग इफेक्टिव काउंसलर ओवर अ टाइम, दे इंक्लूड स्टेबिलिटी, हार्मनी, कंसिस्टेंसी एंड पर्पसफुलनेस। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हार्मनी, कंसिस्टेंसी एंड पर्पसफुलनेस, और उसके बाद ये चीज़ें जो मैंने अभी सेल्फ अवेयरनेस तक आपको बताई है। अब ये तो पर्सनल क्वालिटीज़ थी, अब आती है प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग। अब इसके अंदर क्या है, लेवल ऑफ हेल्पिंग, ठीक है, किस लेवल पे आप हेल्प कर सकते हो। 3 लेवल ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप होते हैं। पहला होता है नॉन प्रोफेशनल, जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, कलीग्स, अनट्रेन्ड वॉलंटियर्स, वेरिंग डिग्री ऑफ विजडम है उनके पास और स्किल, अलग अलग फील्ड से आपके सपोज दोस्त हैं, तो वही है ना, सबके पास अलग अलग एक्सपीरियंस है अपने, तो उन सबके नॉलेज पे वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो नो स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई ये नहीं है। अब ज्ञान तो इंडिया में अगर हम रह रहे हैं तो हर किसी के पास है और हर कोई देता भी है फ्री में, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब आप जब आते हैं पैरा प्रोफेशनल में, तो यहाँ पे जनरलाइज्ड ह्यूमन सर्विस वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एनजीओ के जो लोग हो गए सपोज, ठीक है। तो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है इनके पास इन ह्यूमन रिलेशन स्किल्स में उनके पास ट्रेनिंग है। चाइल्ड केयर वर्कर्स जो हो गए, यूथ काउंसलर्स हो गए, तो दे आर पैरा प्रोफेशनल्स। अब आते हैं प्रॉपर प्रोफेशनल्स, अब ये कौन है, जो एजुकेटेड हैं, उनकी एजुकेशन ही इसके ऊपर हुई है, टू प्रोवाइड असिस्टेंट ऑन बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज रेमीडियल लेवल, ठीक है, कि मतलब होने से पहले आपको प्रिवेंट भी करना है और बाद में अगर हो गया तो उसको भी कैसे कैटर कैटर करना है। कौन से होते हैं ये, काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। अब यहाँ पे आ जाओ प्रोफेशनल हेल्पिंग स्पेशलिटीज़। अब जब हमने ऊपर बात की प्रोफेशनल कौन कौन होते हैं, तो हम इनमें क्या डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब साइकेट्रिस्ट क्या होता है, तो इनके पास मेडिकल डिग्री होती है जिसे हम एमडी कहते हैं। दे आर स्पेशलिस्ट इन वर्किंग विद पीपल जिनको मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। दे आर स्कूल इन बायोमेडिकल स्कूल, तो बेसिकली दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और फिर इवेल्युएट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, एंड द क्लाइंट्स आर कॉल्ड पेशेंट्स हेयर, ठीक है।
अब साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, ये PhD, EAD, साइडी की डिग्री होती है इनके पास. देयर कॉज एंड वर्क ऑफ इंटर्नशिप आर कॉन्सेंट्रेटेड इन क्लिनिकल काउंसलिंग एंड स्कूल रिलेटेड एरियाज. किसी में भी वो कर सकते हैं. मोस्ट क्लिनिकली ओरिएंटेड साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं आर लिस्टेड इन द नेशनल रजिस्टर ऑफ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स. तो ये हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. उसके बाद हो गया हमारे सोशल वर्कर्स. सोशल वर्कर्स क्या होते हैं? अब ये होता है यूजली इनमें मास्टर्स डिग्री किस में होती है, सोशल वर्क में होती है, MSW. अब रिगार्डलेस दे हैव कंप्लीटेड इंटर्नशिप इन सोशल एजेंसीज में. अब ये इंटर्नशिप करते हैं. इनका जो मिशन होता है वो यही होता है कि टू नेगोशिएट सोशल सिस्टम एंड एडवोकेट फॉर चेंज. ठीक है, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ क्लाइंट के हैबिटेट्स को एंड नीशेस, कि ठीक है उनका किस में फोटे है, एंड टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज. उसके बाद आता है जो एजुकेशनल ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स. सो अब यहाँ पे क्या है, काउंसलर्स की एजुकेशन के बारे में बात की है तो लेवल ऑफ एजुकेशन नीडेड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटेंसिटी, कितना एक्सपर्टाइज, कितने, उस हिसाब से आपकी एजुकेशन भी ज़्यादा होती है. एम्फेसाइजेज ऑफ द वर्क इन विच वन इंगेजेस, कि किस टाइप की ये जो थेरेपी है आपको इंक्लूड करना है. इतनी सारी होती है ना. एनिमल असिस्टेड होती है, आर्ट थेरेपी, ड्रामा थेरेपी, बहुत तरीके की होती है. प्रोफेशनल काउंसलर्स आर यूजुअली सर्टिफाइड by the National Board of Certified Counselors (NBCC) as the National Certified Counselor. Often they are, credentialed on the specialist level, such as school, mental health, or addiction. Right. So by this we have completed so many topics of Unit 1 of counseling. Still, if you have any doubt, you can reach me out in the comment section, and see you in the next video.